हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है और उस पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम आज एफएम रेडियो, एचएम रेडियो और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेडियो एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविज़न को हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। ये हमारे वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जो रेडियो की हिस्ट्री है उसके बारे में हम जानेंगे और उसमें सीखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और ईयर देखेंगे कौन से ईयर में कौन सी चेंजेस हुई थी इंडिया रेडियो के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या उसके इनिशियल स्टेज की बात हो या अभी एडवांस में जो चीज़ें हैं वो वर्क कैसे कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उस समय तक हुई थी, उन सब बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि जब रेडियो का इन्वेंट हुआ था तो उसमें फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें हुई थी, फ्रिक्वेंसी थी उस समय, उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी, नॉइस मॉड्यूलेशन में क्या दिक्कत थी और नैरो कम्युनिकेशन में या नैरो मीडियम में क्या प्रॉब्लम उसमें आई थी और कैसे ये धीरे-धीरे करके ये जो चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें आज ब्रीफ से जानेंगे कि एफएम में जो एफएम है वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले रेडियो जान लेंगे कि रेडियो है क्या। रेडियो जो आप देख रहे हैं या जान रहे हैं तो इसके बारे में चीज़ें यही है कि रेडियो है क्या। देखिए, रेडियो जो है अभी के टाइम में एक क्या मास कम्युनिकेशन के लिए हम इससे करते हैं कि एक बार में जो भी हम रेडियो स्टेशन से जो भी चीज़ें अनाउंस कर रहे हैं तो वो जो पूरे इंडिया या वर्ल्ड में कहीं पे भी हो रहा हो, पूरे वर्ल्ड के लोग एक बार में पूरे इस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं या ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे चीप में आता है रेडियो यूज करना। और इसमें जो है इसको जो चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वो भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम में जब इसको हम कई तरीके से एप्लीकेशन के फॉर्म में ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन मोड में काफ़ी यूज हमारे लिए ये करता है। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो कैरियर वेव का यूज हम करके जो कम्युनिकेशन है, जो सूचना हिंदी में सूचना कहते हैं, उसको जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह की क्या कहते हैं कि वो एक तरह का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर में जो वेव फॉर्म होती है वो वेव फॉर्म एयर में ट्रेवल करती है और वो हमारे स्टेशन से निकल के और वेव के थ्रू उस थ्री और उसके हेल्प से वो क्या करती है, जो डिवाइस है उसमें जाती है और वहाँ पे ट्रांसमिट होकर के वो वॉइस के फॉर्म में आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो सिग्नल के जो भी लेवल हैं और जो भी है उसमें जो चेंज है वो काफी दिक्कतें होती थी स्टार्टिंग में। ठीक है, एफएम को मतलब कि जो है उसे क्यों लाया गया, उसमें क्या दिक्कतें थी, तो उसमें स्टार्टिंग के दिनों में जो जब स्टैटिक एक मेन प्रॉब्लम प्रॉब्लम और इम्पोर्टेंट चीज हुआ करता था जिसमें सभी ने स्टैटिक्स फॉर्म को जो इम्पैक्ट उस कम करने के लिए काफी कोशिश की थी। ठीक है, बैंडविड्थ को कम करने के लिए भी किया गया था उस समय और इस तरह में रिसीवर में कम नॉइस क्या गया तो मिल रहा था। तो एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग नामक एक जो वैज्ञानिक अमेरिकी इंजीनियर थे, तो उन्होंने इस जो इशू हमारे सामने आ रहा था नॉइस की, ठीक है, तो उस पे वो काम कर रहे थे। और जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बजाय उन्होंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब यूज किया तो उनको इसमें काफी हेल्प मिली। ठीक है, और उस हेल्प जो मिली उसका यूज हम लोग आज भी उससे कर रहे हैं। तो 1928 में के आसपास में आर्मस्ट्रांग ने एफएम उपयोग करने का जो आइडिया है उनके दिमाग में आया और उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और बैंडविड्थ को कम करने के बजाय उन्होंने इसको और बढ़ा दिया। जो बैंडविड्थ मान लीजिए 30 किलोहर्ट्ज में आ रहा था तो उन्होंने 80 किलोहर्ट्ज में उसे कन्वर्ट कर दिया। अगर 80 किलोहर्ट्ज में आ रहा था तो उन्होंने 120 हर्ट्ज में उसको कन्वर्ट कर दिया था। इसके जो लोग थे, जो साथ में काम करने वाले लोग थे, उनको ये चीज़ें काफ़ी समझ में नहीं आई, उन्हें अच्छा भी नहीं लगा। तो वो इस चीज़ का भी क्या कहते हैं विरोध भी करने लगे, अपोजिशन टाइप के वो वर्क उस पे
करने लगे, क्योंकि हर किसी के जो क्या कहते हैं आइडियाज होता है, उस आइडियाज के ऊपर हर लोगों की जो सहमति वो नहीं बन पाती है अच्छे से। तो इसी कारण से इसमें इस तरह की दिक्कतें हुई थी। हालांकि उस टाइम पे टेलीविजन पर भी वो उनका ध्यान था, लेकिन वो उस के रूप में जो नहीं जाना चाहते थे। उनका जो सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का वर्क था, वो सारा का सारा उनका भी उन पे रेडियो पे पूरा का पूरा बना हुआ था। तो इस जर्नी के दौरान ने आर्मस्ट्रॉन्ग को एफएम को और ज़्यादा इम्पैक्ट और इम्पैक्ट बनाने के लिए और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करने के लिए 1939 में उन्होंने अपना रेडियो लॉन्च किया। तो इससे क्या हुआ कि के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये चीजें काफी अच्छे से आ गई कि रेडियो जो है वो इस तरह का रेडियो होता है, इसमें ऐसे ऐसे डिवाइस यूज होते हैं जिसके फॉर्म में हम वॉइस को रिसीव करते हैं। भले ही जो उसका रेंज था बहुत ज़्यादा नहीं था, वो एक लिमिट जो क्या कहते हैं दायरा होता है, एरिया होता है, रेडियस आप कह लें, उस तरह तक वो सीमित था, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में था और वो ट्रायल बेस पे उस समय तक चल रहा था। तो जो भी चीजें थी, तो नजदीक के जो भी उस रेडियस में थे, जिनके पास रेडियो यूज था और उनको यूज करने का तरीका मालूम था, तो उन्होंने उस पे रेडियो को यूज किया और उसके बारे में उन्होंने जाना कि रेडियो वर्क कैसे कर रहा होता है इस टाइम तक पे। और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ चीजें मिलती है। जब क्या हुआ था कि जब रेडियो जब आया, तो लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि अमेरिकी में एफसीसी ने इस चीज को बांट दिया था। ठीक है, जो बैंड थे उनको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था कि इस बैंड से उस बैंड के बीच में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ उसमें बांटी गई थी, लोगों को मिली थी, तो 88 से लेकर के 108 हर्ट्ज के बीच में लोगों को उस समय वो बैंडविड्थ मिली थी कि इस बैंडविड्थ के बीच में आप ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई एफएम चैनल को अभी ट्यून पे करते हैं, ऑन करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि रेडियो मिर्ची का जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग है, और रेनबो का फ्रिक्वेंसी एक अलग है, और भी जो रेडियो के जो भी प्राइवेट है, ठीक है, तो सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। तो एक गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको स्टार्टिंग मोड से लेकर के और जो बीच का मोड जो उनके पास अवेलेबल है, वो मोड आपको दे देती है। उसी के बीच में 88.7 एफएम या 90.2 बिग एफएम, ऐसे करके 93.7 एफएम, ऐसे करके लोग यूज करने एफएम में चले गए। जैसे 104.8 एफएम, ऐसे करके आप अपने मोबाइल पे या रेडियो पे आप इस चीज को देख सकते हो, उसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। तो जब एफएम इस बीच में कैटेगराइज हुआ और जब लोगों को इसकी लाइसेंस मिलने लग गई, तो उस समय तक कुछ 100,000 रेडियो बेचे गए थे अमेरिका में। 100,000 रेडियो, सोच सकते हैं कितना बड़ा। स्टार्टिंग में उसकी क्या क्रेज हुआ था, लोग उसको एक नए इन्वेंशन के तौर पे, नए डिवाइस के तौर पे उसको यूज कर रहे थे कि इसका यूज जो है वो काफी अच्छा है। तो जब नई टेक्नोलॉजी लोगों के पास आती है, तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए काफी क्यूरियस हो जाते हैं उस चीज को यूज करने के लिए। जैसे कि आईफोन अगर लॉन्च हो रहा है, आईफोन के नए मॉडल लॉन्च होते हैं, तो अमेरिका में सबसे पहले इसकी सेल होती है। ठीक है, तो उस सेल के लिए लोग क्या करते हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, रात रात भर लोग जो आउटलेट है वहां पे वेट करते हैं उस चीज को खरीदने के लिए। तो यही सारी चीजें जो थी उस समय भी अमेरिका में लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, इस चीज को जान कि जो नई चीज है तो उसको हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि ये वर्क कैसे करता। और रेडियो पे वॉइस सुनना एक मैजिक से बड़ा कुछ नहीं हुआ करता था। लोग उस समय तक सिर्फ प्रिंट में ही फंसे हुए थे। लोग प्रिंट से के अलावा जब उनको न्यूज के लिए नई चीजें जब मिलने लगी, तो लोग उसके लिए और क्यूरियस हो गए और उसके बारे में और उसको यूज करने के लिए लोग काफी एक्साइटेड थे कि हम इसे यूज करना है और इसको यूज करके एक नई चीज को हम वहां से अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो चीजें आई थी उसमें था कि हाई क्वालिटी जो ब्रॉडकास्टिंग थी उसके मीडियम के फॉर्म में एफएम एफएम के साथ बहुत जल्दी ये चीज और भी डेवलप हुई।
काफी वो फेमस हुआ, उसमें लोगों की डिमांड उसमें बढ़ गई, क्योंकि हाई क्वालिटी जब चीजें क्वालिटी के फॉर्म में डेवलप करती है तो लोगों को एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि जो चीजें आप वीजीए कैमरा से एचडी कैमरा से जब आप 4K कैमरे के ऊपर जब आप ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो जो चेंजेस होते हैं और जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको काफी अच्छे से दिखाई दे रही है। या जो सॉन्ग्स पहले आते थे तो वो 30 के बीट के आते थे, फिर 60 के बीट के आ गए, फिर 120 बीट के आ गए। तो आप चीज देख रहे हैं कि चीजें कैसे कन्वर्ट हो रही है अच्छे क्वालिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अलावा जब नैरो बैंड एफएम के फॉर्म में जब वीएचएफ और यूएचएफ मोबाइल जो कम्युनिकेशन था उसके लिए भी वो काफी यूज हुआ। जब वायरलेस चीज आ गई तो उसमें एक नया चीज और आ गया, जैसे कि के बाद लैंडलाइन के बाद जब मोबाइल फोन आया तो उसमें लोग काफी एक्साइटेड थे कि हम एक ऐसा डिवाइस लेकर के हाथ में चल रहे हैं जिसमें ना ही पावर सॉकेट की जरूरत है और ना ही उसमें किसी केबल की रिक्वायरमेंट में है। बस उसे आपने पॉकेट में डाला और आप कहीं पे भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे भी आपको बात करना हो आप किसी से बात कर सकते हैं। तो उस समय मोबाइल में सिर्फ बात करने की ही लिमिटेशन थी। इसके बाद उसमें नेट चलने की जो डेवलपमेंट उसमें आई, ठीक है, और नेट चलने के प्रोसेस में भी कई जनरेशन आप और हमने उसमें एक्सपीरियंस किया था। तो उसी तरह के एक्सपीरियंस लोग रेडियो में भी नैरो बैंड के फॉर्म से लेकर के वाइड बैंड फॉर्म तक भी इस चीज को वो काफी आगे तक लेके गया था। जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एफएम देने के लिए जो सिग्नल की जो बांटे गए थे, ठीक है, उसमें बदलाव भी चेंजेस उसमें हुए थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करने के जो कमर्शियल यूज था उसमें 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी पर किया जाता था। तो इसके जो भी और प्रभाव थे और जो इम्पैक्ट था वो काफी उसमें धीरे धीरे पड़ते गए। हालांकि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रूप में कोई स्ट्रेट चीजें तो नहीं थी उस समय तक, लेकिन जो मॉड्यूलेशन थी एफएम और कुछ उसके जो फायदे हमें मिल रहे थे उसमें कुछ ना कुछ क्या इंटरफेरेंस होना, ठीक है, और उसमें जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कई तरह की दिक्कतें होना उसमें तय थी। इसी कारण से क्या हुआ था कि जो हमारे पास नैरो क्या कहते हैं नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉडल थे उसके जो और भी जो सॉफ्टवेयर बैंड थे उसमें काफी उसमें चेंजेस आपको दिया, और दोनों के जो डिफरेंशिएट थे उस समय लोगों ने इस चीज को काफी एक्सपीरियंस किया था, तो चीज को लेकर के। तो इसके बाद जब हाई क्वालिटी ऑडियो का जब ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ तो इसके जो कमर्शियल उपयोग यूज होने लग गए थे, और उसके भी कई चेंजेस उस समय लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा अगर एफएम का उपयोग यूज करने में दो तरफा जो दो टू वे कम्युनिकेशन जो चीजें थी उसमें कई वेराइटियां भी उसमें भी लेकर के चाहे वो फिक्स्ड हो या मोबाइल हो या रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो चीजें थी वो पोर्टेबल के रूप में काफी उस समय यूज होने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को जान रहे थे और उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जो चेंजेस हो रहे हैं जिस जिस फॉर्म में डेवलपमेंट के फॉर्म में वो कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि 3 किलो से लेकर के आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो चीजें होती है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपके क्या कहते हैं ब्रॉडबैंड में भी यूज होता है, और जो मोबाइल में आप यूज कर रहे होते हैं सिम उसमें भी ये चीजें चलती रहती है, और उसमें भी फ्रीक्वेंसी का काफी रोल होता है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं, एक मिनट, RCA Evondo 40 to 50 frequency successfully allocated। तो इसके बाद क्या हुआ था 3 किलो से लेकर के और 3 किलो से लेकर के और जो डिविजन उसमें बांटे गए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि जो 3 किलोवाट के मामले में जो कमिंग में जो 3 किलोवाट के ऊपर जो चीजें जा रही थी, जो फ्रीक्वेंसी जा रही थी, जैसे 88.5 हर्ट्ज और 90 मेगाहर्ट्ज के बीच में जब एचएफ पोर्टेबल पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से
शुरू हुआ तो 70 किलोहर्ट्ज़ के में जो क्या थी वो उस पे चीज़ों को क्या कहते हैं कि जो अमाउंट था उसमें चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो इससे वाइड बैंड एफएम डब्ल्यू बी एफएम के रूप में जाने लग गया, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसको नैरो बैंड एफएम में कर रहे थे, और जब वो बड़ा होगा तो उसको वाइड बैंड एफएम में हमने उसको उस पे जानने लग गए थे, जो अभी हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके हम आगे चलते हैं कि नैरो बैंड एफएम में एनबी एफएम और नैरो बैंड एफएम के से हम जानेंगे कि उसमें उसको हम इस शॉर्टकट की मदद से, तो उसमें हर्ट्ज में किलो हर्ट 3 किलो हर्ट से चेंज करके उसमें हम उपयोग कर रहे थे। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो वेवफॉर्म है, मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल है, वो वर्क कैसे कर रहा होता है जब वो एयर में जब ट्रेवल कर रहा होता है उस वक्त पे। और जब हम आगे इस पे देख रहे होगा कि कैरियर वेवफॉर्म है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं वो वर्क कैसे कर रहा होता है ट्रेवल में, इसको जानना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, आप उसके वेवफॉर्म को देखते हैं। सबसे पहले अगर मॉड्यूलेशन सिग्नल को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाता है और ये सीधे यहाँ पे डाउनफॉल होता है, ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है और फिर ये ऐसे करके आगे की तरफ ये इसी तरह बढ़ता रहता है। लेकिन इससे थोड़ा सा अलग कैरियर वेवफॉर्म जो है वो बिल्कुल हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे अप डाउन, ठीक है, इस फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहा होता है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये किसी टाइम पे ये ज्यादा आएगा, किसी टाइम पे ये कम आएगा, किसी टाइम पे ये ज्यादा कम, ठीक है। तो ये इस एवरेज से हमेशा ये चलता रहता है, क्योंकि जब उस समय तक एनबीएफएम में जो जो नैरो बैंड एफएम था, जो एनबीएफ हम कहते हैं, ठीक है, तो वो से एनबीएफ को हम शॉर्टकट में इसे कहते हैं, और वाइड बैंड एफएम को हम इसे इस तरह कहते हैं, ठीक है। वाइड बैंड एफएम नैरो बैंड एफएम में जो किलो हर्ट्ज है उसका यूज होता है, जैसे 200 किलो हर्ट्ज अलाउ वाइड बैंड एफएम ट्रांसमिशन, और जो नैरो बैंड था वो हम क्या कर रहे थे 3 किलो हर्ट्ज तक उसको हम यूज कर रहे होते थे उस समय तक, ठीक है। तो ये जो वायरलेस जो है इसको हम वॉकी टॉकी भी कहते हैं, कि आप इसको लेकर ट्रेवल करते हैं और एक लिमिटेड एरिया तक ही हम इसको एक्सेस उससे हम एक्सेस कर रहे होते हैं, क्योंकि एक एरिया के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद वेक्टर डायोड ऑसिलेटर जो है ऑसिलेटर है सर्किट ट्यून के भीतर रखे गए एक वेक्टर डायोड के फॉर्म में हम इसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और क्रिस्टल ऑसिलेटर के भीतर एक क्या कहते हैं वेक्टर डायोड का यूज करना ही ज़्यादा संभव हो सकता था। आमतौर पे कहते हैं कि जब क्रिस्टल ऑसिलेटर्स को जब हम फिर से यूज में किया जाता है तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कई गुना सकता उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम चलते हैं फेज लॉग लूप के ऊपर, तो इसमें जो चीज़ें हैं उसमें उत्पन्न उसको जो वेव है उसको बनाए रखने के लिए एक अच्छा तरीका मिलता है कि लूप के भीतर में जो दिक्कतें आ रही थी उसको अच्छे से हम उसको यूज सही करें, उसको यूज करें, ठीक है। और जो नॉइस का जो हमारे पास है कि नॉइस कैसे वर्क इस पे कर रहा होता है, ठीक है। रेजिलेंस टू नॉइसेस, ये क्या होता है, नॉइस जो है वो हर एक चीज में आता ही है, लेकिन आप क्या करते हैं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसमें भी नॉइस है, ठीक है। अगर आप फोन पे भी बात कर रहे होते हैं उसमें भी आपको नॉइस मिलेगी, लेकिन क्या करें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप करती गई तो नॉइस को उसमें से रिमूव करती चली गई, जैसे नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन में, हेडफोन में, ईयरबड्स में, ये सारी चीज़ों में आप देखते होंगे जो भी नया हेडफोन आता है या वायरलेस ईयर प्लग आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि नॉइस कैंसिलेशन, ईयर ब्लास्ट, इनके बारे में आप काफ़ी उस समय जान रहे होते हैं। तो ये ऐसे धीरे धीरे करके आप इसके बारे में और जान सकते हैं, ठीक है। तो इजी टू अप्लाई मॉड्यूलेशन एच अलाउ पावर स्टेज ऑफ द ट्रांसमीटर, तो इसमें क्या होता है कि आप एक और बेनिफिट जो ट्रांसमीटर से जुड़ा हुआ होता है, उसमें ट्रांसमीटर कम पावर में, ठीक है, कम पावर के इस मॉड्यूलेशन को लागू
वहां से करना उसमें संभव हो जाता है, उसमें पॉसिबल हो जाता है। और सिग्नल के जो पावर लेवल है उसको लास्ट वैल्यू तक बढ़ाने के लिए एम्प्लीफिकेशन और लीनियर फॉर्म को यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में हम अपना काम कर लेते हैं, और उसमें जो एम्प्लीफिकेशन होता है लीनियर फॉर्म में, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर ट्रांसमीटर इस पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या चीजें आती हैं कि ये ट्रांसमीटर में एफएम जो साइन कर रहा होता है, जो हमें दिखा रहा होता है आगे की तरफ, वो जो सिग्नल है उसको बढ़ाने के लिए आप एक लीनियर जो लाइन होती है आरएफएम एम्पलीफायर के उपयोग में यूज करना काफी इसको संभव हो जाता है। ठीक है, या किसी एफएम और एनबीसी के जो सिग्नल है उसके लिए बहुत लीनियर, और उनके बीच लीनियर जो अपने पास फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, लीनियर लाइन जो है ट्रांसमिट लीनियर नॉइस, ठीक है, रिक्वायर्ड सिग्नल विद एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो इस चीज के लिए ये चीजें काफी हमारे लिए यूज हो जाती हैं। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे हमें एच एम रेडियो के यूज के बारे में हम जानेंगे कि एच एम रेडियो वर्क कैसे कर रहा होता है, उसमें क्या चीजें हैं। तो ये सब जानना हमारे लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि एच एम रेडियो के बिना आप इसके जो एक्सेस है उसको अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एच एम रेडियो की जो यूज है वो काफी काफी बड़ी यूज होती है। हर एक डिफेंस के फॉर्म में आप देख लेंगे, मेडिकल के फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं, साइक्लोन जब आता है उसमें, या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, तो उसमें हम एच एम रेडियो का यूज करते हैं, क्योंकि एच एम जो ऑपरेटर है इलेक्ट्रॉनिक में एक काफी डीप तक जाने की जो चीजें हैं उसमें जरूरी है कि ये कैसे वर्क करता है, तो उसकी डीप स्टडीज में काफी जरूरी होती है, और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो जैसे कि कोई शिप होता है, वो समंदर में जाता है, या वो सामान लेकर के जा रहा होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम एच एम रेडियो को ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हमें जो शिप है वो, और जहां से आपका वो शिप निकला और जहां तक शिप वो जानने वाला, उसके बीच की जो कम्युनिकेशन है वो आपके साथ बनी रहे, ताकि आप कहीं समुद्र में सी में आप गुम ना हो जाए। तो एचएम जो है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से भी वर्क करता है, या जो उतनी बड़ी शिप होती है उस पर पूरी की पूरी मशीन को उसमें इंस्टॉलेशन की जाती है, ताकि आप ये जो फ्रीक्वेंसी है उसकी हाई रेंज बढ़ सके। नहीं तो अगर आप नॉर्मल एचएम टावर से अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के एक लास्ट पॉइंट पे वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप वो छोड़ देगा, उसके बाद आप उससे फ्रीक्वेंसी को आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर एचएम रेडियो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ चलते हैं तो आगे के पॉइंट्स में आपको देखेंगे कि यहाँ पे हम एच एम रेडियो का यूज किस किस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मेडिकल ट्रैफिक की बात करें, इमरजेंसी मेडिकल ट्रैफिक, तो आपने कई बार देखा होगा कि एक बच्चे की जान बचाने के लिए जो लीवर या हार्ट को लोग एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं, वो भी कम टाइम में, जिस दो शहरों के बीच की या जो टाउन के बीच का जो ट्रेवल टाइम लगता है, मान लीजिए वो 8 घंटे या 10 घंटे है, तो इमरजेंसी मेडिकल ट्रैफिक के हेल्प से और एचएम के हेल्प से हम क्या करेंगे कि उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या ऐसी कोई चीज बनती है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें रोड मैप बनाया जाता है कि जो हमारा एम्बुलेंस है इस रोड मैप को फॉलो करता हुआ जाएगा, और इस रोड मैप पे आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है, ठीक है, और जितने भी सिग्नल आने वाले हैं, चाहे इस शहर के हो चाहे उस शहर के हो, तो उसके बीच में हम कम्युनिकेशन कैसे बनाए रखेंगे। तो एचएम रेडियो के हेल्प से हम कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। कम्युनिकेशन कैसे बनता है, एम्बुलेंस से लेकर के ट्रैफिक सिग्नल के कंट्रोल रूम है वहां तक वो बनता है, और फिर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल रूम से अगले जो नेक्स्ट ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे गाड़ी अभी पहुंचने वाली होती है वहां तक वो बंद हो, ये जो लाइन है वो बनाई जाती है।
और इसके बाद स्टेबलिश इमरजेंसी में क्या होता है, बात करते जाते हैं और चीज़ों को गाड़ी को जो हो वहाँ से एक्सेस मिलती जाती है ताकि वो किसी जाम में ना फंसे, उसको पहले ही उस रोड को हम क्लियर कर देते हैं। जो उस टाइम ट्रेवल का जो गैप है वो काफ़ी कम हो जाता है, 10 घंटे से वो 6 घंटे या 7 घंटे तक हम उसको कम से कम 3 से 4 घंटे उस टाइम को हम रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम और पॉइंट की तरफ चले तो क्लाइमेटीज लाइक फ्लूड फ्लड में आप इसमें देख सकते हैं कि कोई जहाज जब कहीं फंसता है समुद्र के तूफान में या साइक्लोन में, तो उसमें कितनी ज़्यादा हम इसको यूज में ले सकते हैं। हम उनको बता देते हैं कि आप वहाँ से निकल आओ, जो साइक्लोन है या जो आप कह सकते हैं कि एनडीआरएफ टीम को अगर हमें अलर्ट करना है कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, काफ़ी बारिश होने वाली है, तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है इस चीज़ को लेकर के, ताकि हम जो रिलैक्स के लिए या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हम पहले से उसके बारे में कर सकें, और जब हमारी टीम वहाँ जाती है तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा बना रहे, कम्युनिकेशन गैप उसमें ना हो। साइक्लोन आती है तो उसमें भी इसी तरह का हम एचएम रेडियो के हेल्प से सारी जो चीज़ें हैं, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं वो लेती हैं। अगर अर्थक्वेक क्वेक आती है तो उसमें भी हम चीज़ों को अच्छे से यूज कर सकते हैं। किसी भी नेचुरल डिजास्टर में एचएम रेडियो का हमारे लाइफ में काफ़ी बड़ा क्या कहते हैं हेल्प होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो इन सितंबर 1979 जब फ्लैश फ्लड आया था मोरबी में, मच्चू डैम जब टूटा था, तो उसमें भी कई घर, कितने गांव, सब कुछ उसमें बर्बाद हो गया था। तो जो भी वहाँ पे जो टीम गई थी उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, तो वो जो सारी टीम थी वो कहीं न कहीं एचएम रेडियो के साथ हेल्प से जो अपना कंट्रोल रूम था उससे हेल्प ले रहे थे। जो भी चीज़ हमें रिक्वायरमेंट थी वो या तो हेलीकॉप्टर से या बड़े-बड़े या जो शिप होते हैं उनसे, हम उनसे जो सारी हेल्प थी वहाँ से हम ले सकते थे और ले रहे थे। और अगर फिर आगे चले तो और भी ऐसे कई डिजास्टर हुए हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, जैसे कि गुजरात में भूकंप, उतनी बड़ी भूकंप आई थी उसमें, तो इस चीज में सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है एचएम रेडियो, उसमें बहुत हेल्प करता है। उसके हेल्प से हम सारी चीजें होती है। अब जैसे बड़े बड़े ओलंपिक गेम होते हैं, तो ओलंपिक गेम में कम से कम करोड़ों लोग होते हैं, लाखों लोग तो उसमें से उसमें वर्क कर रहे होते हैं। जो हर एक क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के कैमरा और ब्रॉडकास्टिंग का, हर कोई इसी एचएम रेडियो के हेल्प से सारी चीज़ों को वो कंट्रोल में रखता है, ताकि जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो उस रिक्वायरमेंट को तुरंत फुलफिल किया जा सके। अगर कहीं दिक्कत हुई है तो उस दिक्कत को भी हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से शॉर्ट आउट वहाँ से कर सके, और जो हमारी जो चीज़ें हैं वो स्मूथली वर्क करती रहे। और इसी तरह भी एचएम रेडियो की हेल्प से भी आप क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे जो साइक्लोन है वो अक्सर आता जाता रहता है और उनके आने और जाने का कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है, बस एक प्रिडिक्शन होता है, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो प्रिडिक्ट करता है कि जो साइक्लोन है अभी इंडिया से इतनी दूर है, वो इस टाइम तक अभी हाल में ही बे ऑफ बंगाल में आपने देखा ही होगा, न्यूज में पढ़ा ही होगा कि एक काफी बड़ा तूफान आया था जिसमें बंगाल को काफी नुकसान झेलना पड़ गया था। ठीक है, उसमें कितने घर टूट गए, कितने बिजली के खंभे टूट गए, कितने लोग घर से बेघर हो गए। तो जितनी भी टीम वहां पे जाती है रेस्क्यू करने के लिए, तो एचएम रेडियो को ही उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको गेम के बारे में बताया था, हिमालयन कार रैली को में भी ये सबसे बड़ा ये यूज किया गया था उस टाइम पे। चाहे वो चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो उसमें भी, या फुटबॉल वर्ल्ड कप हो उसमें भी, कहीं ना कहीं जो एचएम रेडियो है उसका यूज हम कर रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो इससे आगे हम चलते हैं कि व्हाट डज हैम रेडियो। तो अगर हम कहें तो इसका कोई जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। इसको माना जाता है कि जो हैम रेडियो है वो ह्यूमन बींग के हेल्प के लिए ही माना जाता है। जैसे कि इसमें 3 वर्ड हैं, एच ए एम। ठीक है, तो इसमें जो
3 साइंटिस्ट का नाम है जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उनमें जो हर्ट्ज एच से उनका नाम आ ही जाता है यहाँ पे। तो 1888 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इन्होंने वर्क किया था, और वेब के जो फॉर्म है उसको इस्टेब्लिश वहाँ पे उन्होंने किया हुआ था, ठीक है। और आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर एच ए में आप देख रहे हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे एच के फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस रेडियो का जो है डेवलपमेंट रेजोनेंट ऑसिलेटर सर्किट को बनाया था, और मार्कोनी एम, यहाँ पे आप मार्कोनी एम यहाँ पे हम ले रखे थे, जिन्होंने 1909 में नोबेल भी इनको मिला था, ठीक है। 1901 में पहली अल्ट्रा अटलांटिक की जो इस्टेब्लिशमेंट इसी टाइम पे हुई थी रेडियो के फॉर्म में। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जब यंगस्टर और जो क्या कहते हैं कि अनएक्सपीरियंस रेडियो शाही मान के चलते प्रोज्वल इसमें काम करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें ये होती है, और कई लोग इस चीज का सामना भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस पे आगे चलते हैं। जब रेडियो से पहले भी यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो जीएम डोज थे, जिन्होंने टेलीग्राफ इंस्ट्रक्टर में दिए गए वर्ड को डिफाइन ये करता रहता है कि टेलीग्राफी का जो डेफिनेशन है वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। और जो समुद्र के एरिया हैं जहाँ पे कोस्टल स्टेशन है, तो उन जगहों पे भी ये सारी कुछ दिक्कतें हैं एचएम रेडियो में भी वो आने लग जाती है, ठीक है। स्पार्क जो किंग थे, और उसमें प्रत्येक जो सारी स्टेशन थे वो एक ही क्या करते वेब फॉर्म में वो जो कैप्चर लेंथ था उस पर काम होता था, लेकिन उन्होंने किसी ने इसको हैक कर लिया था, या हो गया था किसी रीजन से, उसमें ये दिक्कत आई थी। उसके बाद जब चीजों को उस पर जाना गया, समझा गया कि ये चीजें क्यों आ रही थी, क्योंकि उस समय तक फ्रीक्वेंसी के मामले में ज्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं थी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि वो कभी अगर यहाँ आना है, अगर पॉइंट बी पे जाना है, तो गलती से पॉइंट सी पे जाके वो रिसीव हो जाता था, या पॉइंट डी पे रिसीव हो जाता था। दूसरे जगह के जो वेव थे वो कहीं और जाकर के हो जाते थे। धीरे धीरे जब इस चीजों में और ग्रोथ होती गई, तो इसको जो इसके प्रॉब्लम थे उसको रिजॉल्व कर दिया गया था, और धीरे धीरे आगे हम इसमें बढ़ते चले गए। तो अगर इसके बाद हम चलते हैं इसमें जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेडियो के बारे में, तो ये पूरी हिस्ट्री है। आप यहाँ से पॉइंट वाइज आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, और यहाँ से आप जो नोट्स है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो 1926 में जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी, ठीक है, ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में इसको इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी गई थी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जुलाई 23 और 1927 को बॉम्बे स्टेशन, उस समय हम बॉम्बे कहते थे, अभी ये मुंबई हो गया। बॉम्बे में 26 अगस्त 1927 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता स्टेशन के 27 के बाद में, ठीक है। और केवल 3000 लाइसेंस ही जिन्होंने लाइसेंस खरीदा था उसमें 3000 लाइसेंस ही सिर्फ मिला था। और इसके बाद मार्च 1932 को जो इसका है लिक्विडेटेड हो गया था आईबीसी का, और अप्रैल 1930 में सरकार में भारतीय इसको क्या कहता है आईएसबी का जो है गठन कर दिया गया था, मतलब कि इसको फॉर्म बनाया गया था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग आईएसबीएस के इस पे। और इस पे जो और है कि 2 ईयर लेटर गवर्नमेंट स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग बीबीसी इन इंडिया। और इसके बाद अप्रैल 1930 पे भी इसमें क्या होता है कि इस पे ये कर दिया था। तो 1932 को जब हम बात करते हैं तो 1932 में क्या करते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग थी उसकी कमाई जो उसमें से अर्निंग थी उसको पूरा करने के लिए भारतीय टेलीविजन वायरलेस जो ब्रॉडकास्टिंग का जो रूल था, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इंडियन टैरिफ एक्ट, ठीक है, उसको उसमें चेंजेस किए गए थे, और जिसमें वायरलेस जिनको मिलना था सेट वो बिल्कुल
क्या कहते हैं, काफी स्पीड से उसमें ग्रोथ हुआ था। बिना लाइसेंस के रेडियो सेट पर कब्जा करना उसको वहां पे क्या कर रहा था कि उसको एक क्राइम सेक्शन के अंडर में डाल दिया गया था। अगर आपको रेडियो में खोलना हो तो आपको उसके लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप इसको खोल सकते हैं। नहीं तो ये इंडियन रूल के हिसाब से ये एक क्राइम है जो आपने किया था या किया है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंडियन रेडियो में ये चेंजेस शुरू हुए थे जब लायनेल फिल्डेन को जब इंडिया भेजा गया था, और मार्च 1935 को क्या कहते हैं कि इसको यहाँ पे लेबर एंड इंडस्ट्री एंड लेबर गवर्नमेंट के अंडर में इसका प्रसारण जो ब्रॉडकास्टिंग था उसका बनाया गया था। और अगस्त 1935 को मिस्टर लियोनेल्ड फिल्डन, श्री लियोनेल्ड फिल्डन कह सकते हैं, ने ब्रॉडकास्टिंग के पहले कंट्रोलर के रूप में इन्होंने अपना जो इन्होंने इनको बनाया गया था यहाँ पे। ठीक है, और 1936 को दिल्ली रेडियो स्टेशन खोला गया था। और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो 1937 को इसको क्या कहते हैं, जो बना था आपका लेबर और इंडस्ट्रीज एंड लेबर गवर्नमेंट में, उसको चेंज कर दिया गया था। और उसमें 1938 को हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनका ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे जो पोएम है वहाँ पे उसको ब्रॉडकास्ट किया गया था हमारे यहाँ पे, देखिए इस नाम से। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई हमारे इंडियन रेडियो में, जहाँ पे न्यूज़ बुलेटिन का शुरुआत हो गया था। टू एक्सटर्नल सर्विस अफगानिस्तान और ये सारे भी हमारे यहाँ पे ऐड होने लगे थे। और 90 कंट्रोलर ब्रॉडकास्टिंग फील्ड वाज सक्सीड बाय प्रोफेसर एएस बोरके। ठीक है, यहाँ से इनको यहाँ पे दिया गया था, ऑल इंडिया रेडियो में इसको चेंज कर दिया गया था उस समय तक। और इसके बाद और भी कई चेंजेस हुए थे, जैसे कि ट्रांसमीटर को लखनऊ और तिरुचिरापल्ली में खोला गया वहाँ पे। और 1941 में एआईआर को क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग में उसको चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ईयर ट्रांसफर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग DIB। ठीक है, 1947 को ये सेपरेट हो गया था मिनिस्ट्री बाय इटसेल्फ। और बीबीसी स्टेट यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में भी कितनी सारी चेंजेस यहाँ पे आ गई थी यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे ये सारी चीजें जो एयर स्टेशन दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ और यहाँ पे सारी जगहों पे इसको हम लोग ने खोला गया था। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन इन इंडिया। तो कहते हैं कि जब टेलीविजन इंडिया में लाया गया था, और जब इसकी यहाँ पे शुरुआत हो गई थी, तो लोगों के लिए एक मिरेकल से बड़ा चीज और कुछ नहीं था। क्योंकि जो चीज पहले वो पढ़ते थे, इसके बाद उन्होंने उसको सुनना शुरू किया। सुनने के बाद जब वो आंखों के सामने दिखाई दे रहा और उनको वो महसूस कर रहे हैं उस चीज को, कि पहले पढ़ना था फिर सुनना था, और हर एक चीज दिखाई दे रहा जिस के बारे में वो सुनते थे, अगर वो बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं, वो बोलता कैसे है, उसकी आंखें कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, तो ये काफी बड़ी चीज हो जाती है लोगों के लिए और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से कई चीजें जो थी इंडिया में जब ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, तो मान के चलते हैं कि जब ब्रॉडकास्टिंग हुई थी तो इंफॉर्मेशन और मास कम्युनिकेशन के मामले में इसने बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर दिया था इंडिया में। क्योंकि एक जब नई चीज को आप एक्सपीरियंस करते हैं और उसको जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं, तो उसमें ग्रोथ कहीं ना कहीं ज्यादा अपने आप बढ़ ही जाता है। ठीक, और फिर क्या हुआ था कि जब चीजें बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ था कि चीजें डेवलप हो गई, और जब उसमें कलर टेलीविजन जब आया तो लोगों के बीच में और ये ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो एक ही साथ में क्या होता था कि अगर कोई न्यूज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था इंडियन गवर्नमेंट की होती थी, तो क्या होता था कि एक ही बार में इंडिया के या वर्ल्ड के जितने भी व्यूवर्स थे वो एक ही बार में इस चीज को देख लेते थे, बारी बारी से किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। तो
हमारे कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर टेलीविजन नहीं होता तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे प्रधानमंत्री दिखते कैसे हैं। ठीक है, अगर पोस्टर भी नहीं होता, और उस समय पोस्टर हर जगह जाना पहुंचाना भी ये बहुत दिक्कत होती थी। जब ब्रॉडकास्टिंग में जब डीटीएच आ गए, केबल आ गए, तो लोगों के जो एक्सपीरियंस करने की चीज थी वो काफी अलग हो गई थी। क्योंकि इंडिया में फिर क्या हुआ कि हर ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम को बनाया गया। ठीक है, एजुकेशनल वीडियो और प्रोग्राम बनाने लग गए, और लोकल वीडियो जो वहाँ के अलग अलग जो हमारे स्टेट हैं जहाँ पे अलग अलग कल्चर या फोक जो चलता है उस पे वीडियोस बनने लगे। तो लोग क्या हुआ कि लोग हर एक कल्चर को सामने से देखने लगे, उस चीज को समझने लगे कि जो कल्चर है वो कैसे अलग अलग है, और वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, वहाँ का जो वेदर है वो कैसा होता है। ये हर एक चीज हो गया था, स्टार्ट हो गया था। और इसमें एक चीज यहाँ पे आ गया था कि जब इंडिया में जब टेलीविजन आया तो यूनेस्को की इनिशिएटिव से इंडिया को यूनेस्को ने $20,000 डोनेट किए थे इस चीज को और ज्यादा ग्रोथ और डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इसको और डेवलप करते करते काफी चीजों तक हुआ था कि फिर इसके बाद क्या हुआ था, चीजें और कैटेगराइज होने लग गई। ठीक है, तो बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम आने लगे, और जो हमारे ओल्ड लोग पर्सन है, ओल्ड पर्सन हमारे घर में, उनके लिए अलग प्रोग्राम हमारे टेलीविजन पे आते हैं। जो यंग जनरेशन है उनके लिए अलग तरह के प्रोग्राम बनने लगे। तो ये सारी चीजें हैं वो कैटेगराइज होने लगे। तो इसमें इंडियन टेलीविजन जो हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम में हम कहाँ पे खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि 26 जनवरी 1967 को फर्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड टीवी प्रोग्राम कृषि दर्शन को ट्रांसमिट किया गया था। तो जिसमें से काफी लोगों को काफी इसमें हेल्प होने लग गई, क्योंकि कृषि दर्शन के आने से जो फार्मर है, हमारे जो फार्मर है, इनको इनसे काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने लग गई, और वो और जो चीजें थी, नई टेक्नोलॉजी थी, उसके बारे में सीखने लगे, और जो अपना इनकम ग्रोथ है उनमें काफी उनमें चेंजेस हुए। इसमें क्या हुआ कि इनको हर एक जो टेक्निक है उनको बताया जाने लग गया कि देखो, अगर आप किसी तरह की सब्जी अगर उपज कर रहे हैं, खेतों में सब्जी आपने लगाई है, तो आपने जो बीज है, जो सीड है, आपने किस कैटेगरी का वो ले रखा है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो फिश फार्मिंग में कौन से फिश को के बच्चे को जो होते हैं, छोटे फिश होते हैं, वो किस तरह के होने चाहिए, उसके ग्रोथ के लिए कैसे जो तालाब होते हैं उनको कैसे डिजाइन करना चाहिए, उसमें टाइम टू टाइम कैसी सफाई होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती थी। अगर आप डेयरी से रिलेटेड अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको बताया जाता है कि आपको किस तरह के गाय या भैंस रखनी चाहिए, किस कैटेगरी के वो होने चाहिए, उनको खाने में क्या देना चाहिए, गर्मियों में खाने के उनके लिए और रहने के लिए अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए, उनको अगर बीमारी होती है तो उसमें आप क्या क्या और चीजें उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और जो आपका लॉस है वो कम लॉस हो सके। तो यहाँ पे हिस्ट्री में अगर हम और जाते हैं तो यहाँ पे और कई तरह के चीजें हैं कि हमारे जो फर्स्ट प्रोग्राम आया था वो कितने मिनट का था। ठीक है, 1971 में ब्रॉडकास्टिंग में बॉम्बे टीवी एस्टेब्लिश किया गया था। 1970 श्रीनगर अमृतसर स्टेशन को लाया गया था। 1970 में यहाँ पे पूरे देश में 23,000 टीवी सेट्स हुए इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पे कि कितनी इंक्रीज हुई, कौन कौन से सेक्शन में ज्यादा चीजें हमारे लिए यहाँ पे आई हैं। तो ये सारी चीज थी हिस्ट्री के लिए, और इस पे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 के जो टॉपिक है यहाँ तक हमने कवर कर दिया है। और इसके बाद जो आगे के जो है उसमें हम लेंगे इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एंड प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क्स, उसके बारे में हम जानेंगे, और केबल इंडस्ट्री इन इंडिया, और रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो इस सारे टॉपिक के बारे में हम आगे
आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगी, एक आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगी। और जो चीज़ों को लिखना है वो आप जो फैक्ट है उसके साथ लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन है आप उसी को लिखें। फैक्ट अगर आप इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए आपके आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।